प्रैक्टिकल जो है वो शुरू हो चुका है कॉलेज के अंदर और आप सभी कॉलेज में पधारिए। प्रैक्टिकल की फ़ाइल हमें बनानी है और किस प्रकार से फ़ाइल हमें बनानी है उसके बारे में सिलेबस जो है मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारे उसी सिलेबस में से जो हम फाइल पर बनाने वाले हैं, तो उसके बारे में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो हैं अगर मैं बताऊं तो ये लगभग आजकल जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, हाई लेवल के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आरएस वगैरह के हो रहे हैं या पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी या फिर ज्योग्राफी का फर्स्ट ग्रेड का होता है। इसके अलावा जो अपने नेट जेआरएफ के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं, ज्योग्राफी के लिए मेंस, उसमें ये इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक और एक पढ़ना है हमें मानक विचलन के बारे में। तो यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं समांतर माध्य से। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो है समांतर माध्य। किस प्रकार से समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है उसके बारे में अपन जानेंगे आज की क्लास के अंदर। और वैसे भी आपने ये जो टॉपिक है वो 10वीं के अंदर लगभग पढ़ा होगा, तो आज उसको अपन ताज़ा करते हैं। तो देखिए, समांतर माध्य जो होता है वो हमारे पास में जो समांतर माध्य के लिए या किसी भी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के लिए जो हमें संख्याएं दी गई होती हैं या चर दिए गए होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन सी श्रेणी में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार की श्रेणियां होती हैं जिसके अंदर हमारे पास में एक व्यक्तिगत श्रेणी होती है, एक खंडित श्रेणी होती है और एक हमारे पास में सतत श्रेणी होती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से समझिएगा। आगे इसके प्रश्न आएंगे तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हम समझ पाएंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी किसे कहा जा रहा है, खंडित श्रेणी किसे कहा जा रहा है और सतत श्रेणी किसे कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पास में व्यक्तिगत श्रेणी है या तीनों श्रेणियों में से यदि हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य है, तो समांतर माध्य को सबसे पहले ध्यान रखिएगा किस प्रकार से जो है सैंबल किया जाता है। इस प्रकार से x बार के नाम से इसको सैंबल किया जाता है। अब हम इसको वैसे क्या कहते हैं, मीन कहते हैं भी, मीन, मीडियन और मॉड। ठीक है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तो इसका नाम हो गया, लेकिन इसका सैंबल जो होता है वो इस प्रकार से होता है। अब देखिएगा कि समांतर माध्य है सिग्मा x बटा में n। तो ये क्या चीज़ है इसको हम आगे चल करके देखते हैं। बस ये फॉर्मूले मैंने एक बार आपके लिए दिए हैं ताकि आप इनको कंबाइंड रूप से अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ। बाकी फॉर्मूले आपको तभी याद होंगे जब आप उसको अप्लाई करके देखेंगे। तो जब तक आप फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करते हैं तब तक आप फॉर्मूला याद नहीं कर सकते। इसलिए फॉर्मूले को कभी भी रटा नहीं जाता, उसे समझा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है ये कौन सी श्रेणी का प्रश्न है। तो ध्यान रखेंगे हमारे पास x के अंदर कोई भी संख्या नहीं दी गई है। x जो वैल्यू है इसके अंदर कोई भी संख्या नहीं दी गई है, नाम दिए गए हैं, संख्या सिर्फ हमें एक ही बॉक्स में दी गई है। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि यह व्यक्तिगत श्रेणी है। ये किस प्रकार की श्रेणी है, व्यक्तिगत श्रेणी है, व्यक्तिगत श्रेणी। अब व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर हमें क्या करना होता है, हमारे पास में जो भी ये संख्या दी गई होती है इसे अपन जो मानते हैं, हालांकि इसे x माना जाता है। ठीक है, ये जो संख्या होती है इसे क्या मानते हैं, x माना जाता है। और यहाँ पर हमें कुछ नाम जैसे दे दिया कि राज्यों के नाम दे दिए, यहाँ पे क्या दे दिए, राज्यों के नाम, और यहाँ दे दिया जनसंख्या घनत्व। यहाँ पर क्या दे दिया उनका, जनसंख्या घनत्व दे दिया। या फिर इस प्रकार से दे दिया कि लिंगानुपात दे दिया। क्या दे दिया अभी, लिंगानुपात। ये हमें क्या दे दिया, लिंगानुपात दे दिया क्या है उस राज्य का। तो इस प्रकार से हमें 2 आंकड़े मिल जाते हैं। तो जब ये मतलब 2 हमें बॉक्स मिल जाते हैं, या हमें सीधा ही कह देता है कि नीचे जो है हमें यहाँ पर जैसे 10 आंकड़े दे दिए कि आपको एक सीधा सा प्रश्न दे दिया गया 2, 8, 7, 6, 9, 11, 15 का समांतर माध्य ज्ञात करो, समांतर माध्य ज्ञात करो। तो इसे आप समझिएगा कि ये क्या है, ये कौन सी श्रेणी है। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी है जिसके अंदर हमें सिर्फ इस प्रकार से कुछ संख्याएं दी जाती हैं। तो समांतर माध्य एक प्रकार का औसत होता है। समांतर माध्य क्या होता है अभी, एक प्रकार का औसत ही होता है।
तो औसत का फॉर्मूला होता है हमारे पास में क्या, राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। क्या होता है भाई, राशियों की संख्या। ये हमारे पास में औसत का फॉर्मूला होता है। तो एक प्रकार का समांतर माध्य जो है वो औसत है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, राशियों का योग बटा में उनकी संख्या हम लिख देंगे। तो योग कर लेंगे, जैसे 2, 8, 7, 6, 9, 11, 15, ये हमारे पास में आ गया। अब इन सब का योग करके हम क्या कर देंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 संख्या, तो हम 7 से यहाँ पे भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से आपने ये प्रश्न जो है वो हल करना है। तो ये क्या बन गया हमारे पास में, ये आ गया हमारे पास में x बार इजिकल टू सिग्मा x बटा में n। n क्या होता है, कितनी संख्या है, ये यहाँ पे ये वाली हमें n का लगाना है। तो हम फिलहाल एक बार यहाँ पे आते हैं। ये प्रश्न आप मुझे करके बताएंगे, प्रश्न कीजिएगा और प्रश्न करके इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा भी। चलिए यहाँ हम देखते हैं, इन सब का योग करते हैं। तो देखिए जरा योग करते हैं अपन कैसे, 5 और 5 10, 5 15 और 5 20, 20 का 0 2 कैरी किया हमने। उसके बाद में 5 और 6 11, 11 और 7 हमारे पास में हो गया 18 और 9 27, 27 और 1 28, 28 और 3 31, 31 और यहाँ पर मैं बात करूँ 9 की तो 40, 40 और ये हो गया हमारे पास में 47 और 5 52 और 2 54, 54। ठीक है, 54 का यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। उसके बाद देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 निमा 90, 90 हो गए। तो यहाँ पर हम इसमें से एक जोड़ेंगे, 90 और 1 91, तो हमारे पास ये योग कितना आ गया है, 9140 यहाँ पे योग आ चुका है। हमने यहाँ पे एक क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4 बार 8 आया था, तो इसमें से मैंने 4 इसको दे दिए एक एक सभी को, तो 9 बन गया। तो इस प्रकार से सभी को हमने 9 जो 10 बार 9 आया था तो सीधा 10 बार 9 किया तो 90 बन गया, एक हमने जोड़ दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इसे योग करना है, डायरेक्ट हमने क्या किया है, जोड़ा है। बस इतनी सी बात आपको समझनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब हमारे पास ये संख्या कितनी है, तो n बराबर कितना है 10, और ये हमारे पास में सिग्मा x कितना आ गया 9140, तो 9140 बटा में 10, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 914। क्या आंसर आ जाएगा अभी 914 आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसका समांतर माध्य जो है वो ज्ञात कर दिया। अब यहीं पर बताऊं मैं कि भाई ये संख्या बहुत लंबी चली गई है ना, अगर आप देख रहे हैं तो संख्या आपको लग रही है कि बहुत बड़ा जोड़ बन रहा है, तो अपन इस जोड़ को छोटा भी कर सकते हैं। कैसे, हम इसमें से किसी एक संख्या को कल्पित माध्य मानेंगे। क्या मानेंगे, अपना एक काल्पनिक माध्य मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा आंसर लगभग 900 आएगा, यूँ हम मान के चलते हैं हमारा आंसर कितना आएगा 900, तो ये क्या बन गया हमारा कल्पित माध्य। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें से 850 में से 900 को माइनस करेंगे, 850 माइनस 900 कितना बचेगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे माइनस के 50। ऐसे ही 865 माइनस 900, ये कितना बचेगा, तो 35। इस प्रकार से हम इसमें से माइनस करते जाएंगे, तो फटाफट हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे कितने बच रहे हैं, ये प्लस के आगे प्लस का 35 55 70 90, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसे हम बोलते हैं dx। क्या बोलते हैं इसे भी, dx कहा जाता है इसके अंदर। ठीक है, और कल्पित माध्य को कहते हैं a बराबर कितना है 900, ये हमारा कल्पित माध्य है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ dx आ गया तो सिग्मा dx निकालते हैं अपन। क्या निकालते हैं, सिग्मा dx। सभी का जोड़ करेंगे तो पहले तो माइनस वाली संख्या इसमें से घटा देते हैं, 50 और 30 80 और 10, 50 30 80 और 10 90, ये गया 90। ठीक है, 35, तो 35 के साथ में 35 गया। अब बचा कितना हमारे पास में 55 और ये आ गया हमारे पास 55 और 15 70 और 70 कितना हो गया 140, ये कितना आ गया अभी 140।
40 आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है तो देख लीजिए, फॉर्मूले में बस ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूले में जो हमारे पास में आएगा वो रहेगा सिग्मा dx बटा में ए प्लस सिग्मा ए प्लस dx बटा में n। मतलब हमने जो a लिखा था, जो हमने माना था, उसके साथ में जोड़ देना है किसको भी, सिग्मा dx बटा में n को जोड़ देना है। a कितना माना था हमने 900 प्लस 140 बटा में 10, 0 से 0 गया तो ये बन गया हमारे पास में 914। क्या आंसर आया अभी, 914 आंसर आया। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आ गया था, 914 ही आ रहा था। क्लियर है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये कल्पित माध्य के द्वारा कर रहे हैं तो हमारा योग कितना बना, ओनली 140। यहाँ हमने डायरेक्ट किया था तो हमारा आंसर बना है 9140। बहुत बड़ी संख्या हो रही है, इसीलिए हम इसे किससे करेंगे, लघु विधि से करेंगे, कल्पित विधि से करेंगे। परंतु हमें क्या करना है, यहाँ पर आपके लिए फिलहाल एक बार ये प्रश्न है कि आपने इन सभी को दोनों ही विधियों के द्वारा करना है, क्योंकि हम फाइल बनाएंगे तो उसके अंदर दोनों विधियों के अंदर इसको यूज करेंगे। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखते हैं तो ये जो प्रश्न है वो सेम प्रश्न रिपीट किया गया है। ये किया गया था किसके लिए, कल्पित माध्य के द्वारा ज्ञात करने के लिए मैंने इसको रखा था, तो वो तो हमने वहीं पर ही निपटा दिया। इसे याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास में x और f दोनों वैल्यू आ चुकी है, तो ध्यान रहे जब x और f दोनों वैल्यू आती है तो तब हमें समझना है कि ये कौन सी श्रेणी है, यह खंडित श्रेणी है। कैसी है भी, खंडित श्रेणी कहलाएगी, इसे असतत श्रेणी कहा जाएगा। ओके, चलिए जरा अब इसमें देख लेते हैं, समझ पा रहे हैं। चलिए अब यहां पर देखना आपको, ये हमारे पास में x और ये हमारे पास में क्या है, f है। अब पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx बटा में सिग्मा f, ये हमारा फॉर्मूला आएगा। क्लियर है। इस प्रकार से ध्यान रखें, क्योंकि अब हमारे पास में f और x दो वैल्यू है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और भाग किसका देंगे, सिग्मा fx, f का भाग देंगे। तो यहाँ हम सिग्मा f जोड़ लेते हैं, कितना बनेगा 50 और 30 और 20 50, ये भी कितना हो गया 50 हो गया। 2 बार 50 हो गया, याद रखिएगा। 25 और 25 50, कितनी बार 50 हो गया, 3 बार 50 हो गया। 15 और 15 30 और 20 50, 4 बार 50 आ गया, यानी कि 4 5 20, तो कितना हो गया 200। ये हमारे पास में क्या आ गया अभी, सिग्मा f इज इक्वल टू कितना आ गया 200 आ गया। अब देखते हैं सिग्मा fx, पहले fx ज्ञात करते हैं, कितना आएगा। fx का मतलब है f और x को गुणा करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए जरा, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्याएं काफ़ी बड़ी बनेंगी। आपको देखने से पता चल रहा होगा कि भी हम 50 को 62 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 63 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 64 से 25 को कर रहे हैं, 25 को 65 से कर रहे हैं, संख्या काफ़ी बड़ी जा रही है। तो क्यों ना अपन यहाँ पे ऐसे करें, कल्पित माध्य के रूप में चलते हैं। कैसे चलते हैं, कल्पित माध्य से चलते हैं। आप लोग इसकी कैलकुलेशन करना, क्योंकि अभी मैं कैलकुलेशन करूंगा तो अपने टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए ये प्रश्न मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपने क्या करना है, इन सभी को मल्टीप्लाई करना है ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्लियर। सभी को आपस में मल्टीप्लाई करके जो भी इन सब का ऐड आएगा, जो भी यहाँ पे योग बनेगा, उसके अंदर 200 का आपने भाग देना है। क्लियर है इतनी बात, ये समझ के चलिएगा। अभी मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं और अपन यहाँ पे देखते हैं कौन सी विधि के द्वारा हम यहाँ पे देखते हैं कल्पित विधि के द्वारा। ठीक है, तो कल्पित माध्य मानेंगे तो कल्पित माध्य किस में से लिया जाता है, x में से लिया जाता है कि हमारा या तो 65 के आसपास बनेगा या 64 के आसपास बनेगा ना। तो कितनी संख्याएं हैं, 3 3 6 और 2 8 संख्याएं हैं। तो अपन ऐसे करते हैं 65 को बना लेते हैं कल्पित माध्य। a इज इक्वल टू कितना आ गया अभी 65। अब यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे किसको, dx को। क्या रहेगा अभी dx। dx कैसे ज्ञात किया जाता है, x माइनस a, x माइनस a, यानी जो हमने माना है 65, तो 62 में से 65 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 3, 63 को माइनस करेंगे माइनस का 2, 64 माइनस करेंगे तो 1 0,
66 में से 65 जाएंगे तो प्लस का 1, फिर प्लस के 2, प्लस का 3, प्लस का 4, ये बन गया dx। और हमारा फॉर्मूला क्या है तो देखिए जरा, a प्लस सिग्मा एफ dx, क्या है भी एफ dx बटे में सिग्मा एफ। मतलब दोनों ही फॉर्मूले में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। यहाँ हम x से मल्टीप्लाई कर रहे थे f का, अब हम बीच में d को ले आए, यानी हम dx से मल्टीप्लाई करेंगे किसका, f का मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में। तो चलिए देख लेते हैं मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है। तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 150, किसका है, माइनस का। ये क्या निकल रहा है यहाँ पे, एफ डी एक्स ज्ञात कर रहे हैं अपन। ये कितना बना 60, यहाँ पे 25 से कम 25, 0, 20, 30, 45 और ये हो गया 80। चलिए ये प्लस के है। अब इसमें देखिए, अब हम इसमें से हटा देते हैं के संख्या को। तो देखिए 80 और 20, 80 और 20 कितना हुआ 100, 100 और हमारे पास में कितना चला गया अभी, 100 माइनस कर देते हैं, 100 और 30 कितना बनेगा 130 और 175, प्लस में कितना आ गया हमारे पास में 175, ये प्लस का हो गया। क्लियर। माइनस के कितने हैं, तो माइनस की बात करें तो देखिए 150 और 25, ये कितना हो गया 175, ये दोनों बन गए। इसका मतलब बचा कौन, माइनस का 60 बच गया हमारे पास में। तो चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं। तो हमने किसको लिया था, 65 को माना था, 65 कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ डी एक्स, ये हमारे पास में सिग्मा एफ डी एक्स है, क्या है अभी -60 बटा में कितना आएगा 200, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 200 का भाग देंगे इसके अंदर। तो देख लीजिए कहाँ तक जा रहा है, 0 से 0 कट रही है और 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना आ गया 10 दूना 20। तो ये हमारे पास बनेगा 65 माइनस 0.3 और हमारा आंसर बन जाएगा 64.70। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को करना है। आगे बात समझ में, यहाँ माइनस का 3 था, इसमें यहाँ क्या बनेगा -3 बटा में 10। तो जब हम 10 का भाग देंगे तो ये हमारे पास में आएगा माइनस का 0.3, तो इसको अपन 30 भी बोल सकते हैं इसे। चलिए ये हो गया है, कर लेंगे इस प्रकार से। आप इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, काफ़ी मल्टीप्लाई ज़्यादा होगा लेकिन आप डरना मत, करना जरूरी है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी इससे भी। ठीक है, इसलिए आपने इसको करना है और मुझे कमेंट में लिखना मत भूलना भी। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन जो दूसरा रखा था, ये भी हमने किसके लिए रखा था, कल्पित माध्य के लिए रखा था। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास में वर्ग, और जब वर्ग आ जाते हैं तो इसे समझना है कौन सी भी सतत श्रेणी। इसे क्या कहेंगे अपन, सतत श्रेणी इसे हम कहेंगे। अब ये सतत श्रेणी है तो इसमें x तो हमारे पास में है ही नहीं, और ये छात्रों की संख्या ये क्या है f है, ये क्या है भी f। तो 10 से 0 से लेकर 10 तक नंबर लाने वाले छात्र कितने हैं 40, 10 से लेकर 20 वाले कितने हैं 30 बच्चे हैं, 20 से 30 नंबर लाने वाले कितने हैं 35 हैं। तो हमें इसका माध्य ज्ञात करना है कि लगभग बच्चों के एवरेज कितने नंबर आए होंगे। तो वो लगभग इसके बीच में आएगा, 20 से 30 के बीच में आ सकता है या 10 से 20 के बीच में आ सकता है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि हमारा फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला हमारा जो है वो है भी x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमें चाहिए क्या, एफ एक्स यानी एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एक्स तो हमारे पास में है ही नहीं। तो पहले एक्स को ढूंढेंगे। तो एक्स कहाँ से निकलेगा, इसी वर्ग में से निकलेगा एक्स। 0 और 10 के बीच में क्या आता है, 0 और 10 के बीच में क्या आता है 5, 10 और 20 के बीच में क्या आता है 15, यहाँ कितना आएगा 25, यहाँ पे कितना आएगा 35 और यहाँ पे कितना आएगा 45। क्लियर है। इस प्रकार से हम इसके सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे।
अब हमारे पास x आ गया तो हम fx ज्ञात कर लेते हैं, fx। तो चलिए ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया हमारे पास में कितना 200, ये 15 तिये 45, 450, 25 पाँजा 125, 12 कैरी किए और 25 तिया 75, 75 में यदि हम 12 जोड़ते हैं तो बन गए हमारे पास में 87, और यहाँ पर फिर से 87 और यहाँ पर 45 दूना 90, 900, ये हो गया। तो काफ़ी बड़ी संख्या बन गई है। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। पहले तो यहाँ देखिए सिग्मा एफ कितना आएगा, सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ आ जाएगा हमारे पास में 35 और 25, ये हो गया हमारे पास में 60, 60 और 40 100, 100 और 50 150, ये हो गया 150। अब यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स की बात करते हैं तो इन सभी का जोड़ करेंगे और यह बनेगा हमारे पास में 8 दूनी 16, 17, 1750, 1750 में हम अगर जोड़ेंगे 50 और तो बन गए हमारे पास में 1800 और 400 2200, 2200 और 200 हमारे पास बन गया 24, 24 और 9 बन गया 900 बन गया, 24 और 900 कितना हो गया 3300 बन गया हमारे पास में भी, ये 3300 हो गया। क्लियर। अब हम यहाँ पे कर देते हैं सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, 3300 बटा में कितना 150, 0 से 0 कटेगी, 5 के टेबल में काट देते हैं, 15 का पढ़ाई पढ़ देते हैं यहाँ पे, 15 का भाग देंगे तो 15 दूना 30 और 15 दूना 30, हमारा आंसर कितना आएगा 22 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है अभी, ये हमारा आंसर कितना आ गया 22 हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। इस प्रकार से ये हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे x निकाल सकते हैं, यानी समांतर माध्य हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। जो मानक विचलन होता है, मानक विचलन वो समांतर माध्य से ही निकाला जाता है, समांतर माध्य से ही निकाला जाएगा। तो इसलिए हम मानक विचलन करेंगे इसके बाद में और उसको देखेंगे कि समांतर माध्य से किस प्रकार से निकाला जाता है, और अगली क्लास के अंदर हम माध्यिका और बहुलक के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपने इन प्रश्नों के जो उत्तर है वो मुझे देने हैं। अच्छा, एक प्रश्न हमारा ये भी रह गया कि हमें इसको किस विधि से करना था, लघु विधि यानी कल्पित विधि से करना था। तो वो प्रश्न अब मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये आसान है, ये आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप x ज्ञात करेंगे। x के बारे में आपको मैंने बता दिया कि वर्ग का पहली संख्या प्लस मतलब छोटी और बड़ी संख्या कह सकते हो आप इसको, ठीक है, पहली और अंतिम संख्या बटा में 2, यानी यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको तो 0 + 10 बटा में 2, तो ये कितना होता है 10 बटा 2, यानी कितना आएगा 5 आएगा। तो ऐसे करते करते आपने 5, 15, 25, 35 और 45 निकाल लेना है, और फिर उसके बाद में आपने निकालना है dx। क्या निकालोगे भी, dx निकालोगे। dx कैसे निकलेगा आपका, इस लाइन में से किसी एक को आप कल्पित माध्य मान लेना, तो वो बन जाएगा आपका x - a। यहाँ पे इसमें से ही मेरा माइनस करना है। अब हमारा इसका कोई काम नहीं है, प्राप्तांक का अब हमें कोई काम नहीं लेना, बस f आ चुका है आपके पास में। f का काम कब लेना है, जब हम यहाँ पे f dx करेंगे, यानी जब dx को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, f से, f और dx को मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास में आएगा, और यहाँ पर आप सिग्मा f dx ज्ञात करेंगे और यहाँ पर आप ज्ञात करेंगे सिग्मा f, और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a जो आपने यहाँ कल्पित माध्य माना होगा, सिग्मा f dx बटा में सिग्मा f। क्लियर है, ये हमारा फॉर्मूला है, और इस प्रकार से आपने इसका आंसर कितना निकालना है 22 यहाँ पे आपने आंसर निकालना है, और ये इस प्रकार से आप इसको करेंगे। क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।